आज हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या होता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, खाद्य सुरक्षा का एक परिचय। अच्छा, जब हम खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद यही कि भाई खाने के लिए खाना होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल परिभाषा है, इसमें कुछ शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, सभी व्यक्तियों की। दूसरा, हर समय। और तीसरा, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच। यही वो शब्द हैं जो पूरा गेम बदल देते हैं। मतलब बात सिर्फ देश में अनाज के भंडार होने की नहीं है। असली बात यह है कि हर एक इंसान, हर एक, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसके पास हर दिन पौष्टिक खाना खरीदने और उसे हासिल करने की ताकत हो। उसे कहते हैं असली खाद्य सुरक्षा। अच्छा, तो ये जो इतनी बड़ी बात हमने की, ये टिक्की किस पर है? यहीं पर आते हैं फूड सिक्योरिटी के वो 3 पिलर्स, वो 3 स्तंभ जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की बुनियाद हैं। और ये 3 स्तंभ हैं। पहला, खाद्य की उपलब्धता यानी फूड अवेलेबिलिटी। दूसरा, खाद्य तक पहुंच यानी फूड एक्सेस। और तीसरा, खाद्य का उपयोग यानी फूड यूटिलाइजेशन। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं ना, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा है। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला पिलर है उपलब्धता। इसका सीधा सा मतलब है, क्या देश में सबके लिए भरपूर खाना मौजूद है? और ये खाना आता कहां से है? देखिए, ये सिर्फ खेती किसानी से नहीं आता। इसमें वो अनाज भी शामिल है जो सरकारी गोदामों में रखा है, और तो और हमारी वो क्षमता भी कि जरूरत पड़ने पर हम बाहर के देशों से खाना मंगवा सकें। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि देश में खाने की कोई कमी नहीं है, अनाज के ढेर लगे हैं। लेकिन क्या हर इंसान उसे खरीद सकता है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ, पहुंच यानी एक्सेस। ये सवाल करता है कि क्या लोगों की जेब में इतने पैसे हैं कि वो खाना खरीद सकें? और अगर नहीं, तो क्या सरकार उनकी मदद कर रही है, जैसे राशन कार्ड के जरिए? क्योंकि अगर पहुंच ही नहीं है तो उपलब्धता का क्या फायदा? और अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर, उपयोग या यूटिलाइजेशन। मतलब खाना मिल गया, खरीद भी लिया, लेकिन क्या वो खाना शरीर को लग भी रहा है? सोचिए, अगर किसी को पौष्टिक खाना तो मिले लेकिन पीने के लिए साफ पानी ना हो या आसपास गंदगी हो, तो क्या होगा? वो खाना भी बीमारी में निकल जाएगा। इसीलिए खाए गए भोजन से सही पोषण मिलना ये भी उतना ही जरूरी है। तो अब जब हम इन तीनों पिलर्स, उपलब्धता, पहुंच और उपयोग को समझ गए हैं, तो असली सवाल पर आते हैं। आखिर ये खाद्य सुरक्षा इतनी जरूरी है क्यों? इसका महत्व क्या है? देखिए, फूड सिक्योरिटी सिर्फ पेट भरने तक की बात नहीं है। ये किसी भी देश की बुनियाद होती है। जब लोगों का पेट भरा होता है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बच्चे स्कूल जा पाते हैं और समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। जरा सोच कर देखिए, अगर बाढ़ या सूखे जैसा कोई संकट आ जाए और देश में खाद्य सुरक्षा न हो तो क्या हाल होगा? इसीलिए ये देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की गारंटी की तरह है। कि खाना मतलब सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि गरीबी को जड़ से मिटाने का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। तो जब हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा, तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सबके पास खाने के लिए भरपूर हो। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर क्या बात बस इतनी सी है? चलिए आज इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, असल में खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हर किसी के पास लगातार किफायती दाम पर पौष्टिक खाना पहुंचता रहे। और यही चीज है जो लोगों की जिंदगी में आर्थिक स्थिरता लाती है और उन्हें आगे बढ़ने के नए मौके देती है। और बस यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि फूड सिक्योरिटी कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये गरीबी का जो एक विशिष्ट साइकिल होता है ना, उसे तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो बदलाव है, ये एकदम जमीनी स्तर पर, मतलब हमारे आपके घरों के अंदर कैसे शुरू होता है। अब जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। ये बहुत दिलचस्प है। जब खाना सस्ता होता है तो क्या होता है? परिवार के पास पैसे बचते हैं। अब उन पैसों का क्या होता है? वो पैसे लगते हैं बच्चों की बेहतर पढ़ाई पर, घर वालों की सेहत पर, और इसका सीधा नतीजा गरीबी में कमी। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। चलिए अब एक परिवार से निकलकर पूरे देश के लेवल पर सोचते हैं। देखते हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए एक इंजन की तरह काम करती है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ जहां खाने की सप्लाई स्टेबल है, वहां चीजों के दाम भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते। इससे इकोनॉमी में स्थिरता आती है। और सबसे जरूरी बात, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे एक हेल्दी और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स तैयार होती है। और दूसरी तरफ जहां सप्लाई में गड़बड़ी है, वहां महंगाई, कुपोषण और आर्थिक परेशानियां सब एक साथ आती हैं। तो मतलब साफ है ना? देश की तरक्की का रास्ता उसके लोगों की सेहत से होकर गुजरता है। जब लोग हेल्दी होंगे, उन्हें सही पोषण मिलेगा, तभी तो वो देश को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। एक हेल्दी वर्कफोर्स ही तो असली बुनियाद है। अब अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं ग्रामीण इलाकों की तरफ। वो इलाके जहां अक्सर गरीबी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी वहां कैसे गेम चेंजर साबित होती है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरी दुनिया इस पर जोर दे रही है। यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, यानी SDG 2, उसका सीधा लक्ष्य है जीरो हंगर। और इसे हासिल करने का तरीका क्या है? खेती की पैदावार बढ़ाना और छोटे किसानों को सपोर्ट करना, क्योंकि गरीबी का बड़ा हिस्सा इन्हीं से जुड़ा है। इसमें आईफेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
लेकिन हाँ, सब कुछ सिर्फ किसानों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, है ना। यहीं पर सरकार के प्रोग्राम्स एक कह सकते हैं कि एक सेफ्टी नेट की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। भारत में वैसे तो कई स्कीम्स हैं, पर यहां हम दो बड़े एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, और दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई। तो ये जो पीडीएस है, इसका सीधा सा काम है कम आय वाले परिवारों को सब्सिडी पर अनाज देना, मतलब बहुत ही कम कीमत पर। इससे होता यह है कि बाजार में महंगाई कितनी भी बढ़े, इन परिवारों पर उसका सीधा असर नहीं पड़ता। कितना सस्ता, अंदाजा लगाइए। इस स्कीम के तहत चावल मिलता है सिर्फ 3 रुपए किलो, और गेहूं वो तो और भी सस्ता है, महज 2 रुपए किलो। अब सोचिए, ये जो छोटी छोटी कीमतें हैं, ये करोड़ों परिवारों के महीने के बजट से कितना बड़ा बोझ कम कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की, पीएमएफबीवाई। ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। सोचिए, अगर किसी बाढ़ या सूखे की वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए तो क्या होगा। ये योजना किसानों को उस आर्थिक तबाही से बचाती है, उन्हें गरीबी के जाल में फंसने से रोकती है। तो आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है कि खाद्य सुरक्षा को पक्का करना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, बल्कि ये गरीबी के उस चक्कर को तोड़ने का और समाज के सबसे कमजोर लोगों को ताकत देने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 यानी SDG 2। आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। स्क्रीन पर ये जो साल दिख रहा है ना, 2030, ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, ये एक डेडलाइन है, एक वादा है जो पूरी दुनिया ने मिलकर किया है कि हम भूखमरी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। समय तेजी से निकल रहा है और ये डेडलाइन हमें याद दिलाती है कि काम कितनी तेजी से करना होगा। तो आखिर ये SDG 2 है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो इसका लक्ष्य है जीरो हंगर, मतलब एक ऐसी दुनिया का सपना जहां किसी को भी कभी भी भूखा ना सोना पड़े। और यही वो बड़ा आइडिया है जिसके इर्द गिर्द आज हम सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडलाइन को ही पकड़ते हैं, 2030 तक जीरो हंगर। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? आइए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। और यही से ना ये गोल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों का पेट भरने की बात नहीं है। ये तो उस आइसबर्ग जैसा है जिसका बस छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखता है। असल कहानी तो पानी के नीचे छिपी है। ये गोल न्यूट्रिशन, हेल्थ और एक सस्टेनेबल फ्यूचर से जुड़ा है। अब हम समझेंगे कि SDG 2 का असली मतलब क्या है। जी हाँ, ये भूख से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ पेट भरने तक नहीं रुकता, बल्कि ये न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी की भी बात करता है। मतलब लोगों को सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि सही और पौष्टिक खाना मिले, और ये पक्का हो कि ये खाना उन्हें हमेशा मिलता रहे। असल में SDG 2 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, जाहिर है, हर तरह की भूख को जड़ से मिटाना। दूसरा, फूड सिक्योरिटी अचीव करना, यानी खाने तक हर किसी की पहुंच हो। और तीसरा, न्यूट्रिशन के लेवल को इंप्रूव करना, ताकि लोग सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि एक हेल्दी लाइफ जिएं। ये तीनों जब मिलते हैं तब जाकर जीरो हंगर का सपना पूरा होता है। और ये सब किसके लिए है? ये हम सब के लिए है, पर इसका खास फोकस उन लोगों पर है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब गरीब परिवार, छोटे बच्चे और मुश्किल हालात में जी रहे लोग। मकसद ये है कि उन्हें साल के 365 दिन बिना किसी चिंता के सेफ और पौष्टिक खाना मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होगा कैसे? तो इसका जवाब हमारी जमीन में, हमारे खेती के तरीकों में छुपा है। ये जीरो हंगर का सपना टिकाऊ और स्मार्ट खेती के बिना बस एक सपना ही रह जाएगा। और इस पूरी कहानी के हीरो कौन हैं? हमारे छोटे किसान। शायद ये जानकर हैरानी हो कि दुनिया का ज्यादातर खाना यही लोग उगाते हैं। इसीलिए SDG 2 इन किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और उनकी इनकम को डबल करने पर इतना जोर देता है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि उन लोगों को सम्मान देना है जो हम सबका पेट भरते हैं। यहाँ पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। पुराना तरीका क्या था? बस किसी भी कीमत पर पैदावार बढ़ाओ, चाहे जमीन बंजर हो जाए, पानी खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन SDG 2 का तरीका वो स्मार्ट है। वो कहता है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, पर ऐसे कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी जमीन, हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। चलिए अब इस प्लान की सबसे डीप, सबसे विजनरी लेयर को समझते हैं। ये सिर्फ आज की भूख मिटाने के बारे में नहीं है, ये आने वाली जनरेशंस के लिए खाने की सिक्योरिटी पक्की करने के बारे में है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अगली फसल के बारे में नहीं सोचना है, हमें उस फाउंडेशन को बचाना है जिस पर हमारा पूरा फूड सिस्टम खड़ा है, ताकि भविष्य में भी हमारी थाली में खाना आता रहे। और वो फाउंडेशन है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सिंपल है। हमारे पास जो अलग अलग तरह के बीज हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उन्हें बचाकर रखना। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ एक ही तरह का गेहूं उगाएं और कोई बीमारी आकर उसे खत्म कर दे तो क्या होगा? ये डाइवर्सिटी, ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हमें क्लाइमेट चेंज और नई नई बीमारियों जैसी फ्यूचर की चैलेंजेस से बचाएगी। तो अब तक हमने जो अलग अलग पीसेस देखे, चलिए अब उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये कोई बिखरे हुए आइडियाज नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल होलिस्टिक स्ट्रैटेजी है। अगर शॉर्ट में कहें तो SDG 2 एक तीर से कई निशाने लगाता है। एक तरफ ये कुपोषण कम करके लोगों को हेल्दी बनाता है, दूसरी तरफ ये छोटे किसानों की मदद करके रूरल इकोनॉमीज को मजबूत करता है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करके हमारे प्लैनेट की भी रक्षा करता है। सब कुछ एक दूसरे से कितना डीपली कनेक्टेड है।
दिलचस्प बात है। सोचिए, एक देश जो दूध पैदा करने में दुनिया में नंबर 1 है, उसी देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित लोग भी रहते हैं। ये भारत की फूड सिक्योरिटी की एक हैरान करने वाली दो तरफा कहानी है और आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, एक शानदार सफलता है ना, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105वें नंबर पर हैं। ये एक कड़वी हकीकत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही देश में इतनी ज्यादा पैदावार और इतनी ज्यादा कमी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अच्छा, तो आज की इस पहेली को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में। देखते हैं कि भारत का ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। ये बात है 1943 के बंगाल अकाल की, एक भयानक दर्दनाक घटना। ब्रिटिश राज के दौरान हुए इस अकाल ने स्वतंत्र भारत के मन में एक बात गहराई से बिठा दी, एक संकल्प कि ऐसा हादसा फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। और बस यहीं से हमारी फूड पॉलिसीज की नींव पड़नी शुरू हुई। तो फिर भारत ने इस चुनौती का सामना किया कैसे? देखिए, 1960 के दशक में आई हरित क्रांति, जिसने हमारे अनाज उत्पादन का नक्शा ही बदल दिया। फिर 70 के दशक में आई श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड, जिसने हमें दूध उत्पादन में दुनिया का लीडर बना दिया। मतलब भारत ने उत्पादन यानी प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम थी उसे तो हल कर लिया और हम आत्मनिर्भर बन गए। तो अगर हमारे पास खाना तो भरपूर है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? चलिए अब आज की चुनौती को देखते हैं, जो कि कहीं ज्यादा अलग और कॉम्प्लेक्स है। 19.5 करोड़ 1950 मिलियन, ये आंकड़ा भारत में कुपोषित लोगों का है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचिए, हमारे अनाज के गोदाम तो भरे हुए हैं, लेकिन करोड़ों लोगों तक पूरा पोषण नहीं पहुंच रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है हमारे भविष्य पर, हमारे बच्चों पर। लगभग 35.5% बच्चे, मतलब हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण की वजह से स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग का मतलब है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही पूरी तरह से नहीं हो पाता, और ये एक ऐसी चीज है जो उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। और बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। देश की 57% महिलाएं, 57%, एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। अब ये ना सिर्फ उनकी अपनी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाता है। और एक और हैरान करने वाली बात देखिए, हरित क्रांति के इतने सालों बाद भी हमारी खेती की प्रोडक्टिविटी अब भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में अनाज की पैदावार अगर देखें तो वो नॉर्थ अमेरिका के मुकाबले आधे से भी कम है। मतलब सुधार की गुंजाइश अभी भी बहुत ज्यादा है। तो आखिर इस पूरे संकट के पीछे वजह क्या है? ये कोई एक वजह नहीं, बल्कि एक पूरा जाल है। इसमें क्लाइमेट चेंज है जो फसलों पर असर डाल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर करीबी है। हमारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी कमियां हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे खाने में पोषक तत्वों की यानी डाइटरी डाइवर्सिटी की भारी कमी है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ पेट भरने की नहीं है। हो सकता है लोग चावल गेहूं खाकर पेट तो भर रहे हों, कैलोरीज तो मिल रही हों, लेकिन उनके खाने से जरूरी विटामिन और मिनरल्स गायब हैं, और अच्छी सेहत के लिए तो ये बेहद जरूरी है। अब इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने भी जबरदस्त कदम उठाए हैं, और इसी कोशिश में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2013 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सच में एक गेम चेंजर था। इसने भोजन को कोई खैरात या दान नहीं, बल्कि एक कानूनी हक, एक लीगल राइट बना दिया। इस कानून के तहत देश की लगभग 2/3 आबादी को बहुत ही कम कीमत पर अनाज मिलने की गारंटी है। और ये काम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के जरिए। और इसका स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 80 करोड़ लोग। सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों तक इस सिस्टम के जरिए राशन पहुंचाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, सबसे बड़ा। और ये सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है। 2001 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का ही एक जरूरी हिस्सा है। इस एक फैसले ने इस पूरे मुद्दे को कानूनी और नैतिक तौर पर एक बहुत मजबूत आधार दे दिया। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है, भारत ने कैलोरी की जंग यानी लोगों का पेट भरने की लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन न्यूट्रिशन की जंग यानी हर थाली तक पोषण पहुंचाने की लड़ाई वो अभी भी जारी है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े विरोधाभास से, एक ऐसी पहेली से जो भारत की खाद्य सुरक्षा की पूरी चुनौती को हमारे सामने रखती है। मतलब खाना तो बहुत है, पर भूख भी उतनी ही ज्यादा है। अच्छा, इस बात को समझिए, एक तरफ तो भारत ने अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, जो कि सच कहूं तो कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू एकदम चौंकाने वाला है। इस कामयाबी के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग भारत में ही रहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि खेतों की यह सफलता लोगों के पेट तक पोषण बनकर क्यों नहीं पहुंच पा रही? चलिए आप जरा आंकड़ों से आगे बढ़कर इस विरोधाभास के मानवीय पहलू को देखते हैं। ये जो नंबर है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कहानी बताते हैं। ये नंबर देखिए, 19.5 मिलियन यानी 19.5 करोड़ लोग। जी हाँ, ये भारत में उन लोगों की संख्या है जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों परिवारों का रोज का संघर्ष है।
और इस पूरे संकट का सबसे बुरा असर पड़ रहा है हमारे बच्चों पर। करीब करीब 47 मिलियन यानी 4,70,00,000 बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। अब स्टंटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लगातार कुपोषण की वजह से न तो उनका शरीर ठीक से विकसित हो पाता है, नहीं दिमाग। सोचिए, ये उनके पूरे भविष्य को हमेशा के लिए सीमित कर देता है। और ये समस्या सिर्फ बच्चों तक ही नहीं है। देखिए, 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं, उनमें से 57% से ज्यादा एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। ये न सिर्फ उनकी अपनी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत की नींव को भी कमजोर कर रहा है। अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखें तो ये और भी ज्यादा गंभीर लगती है। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही ले लीजिए। 127 देशों में से भारत का स्थान 105वां है। ये रैंकिंग साफ साफ दिखाती है कि देश में भूख और पोषण की हालत कितनी चिंताजनक है। हम कई छोटे और कम विकसित देशों से भी पीछे हैं। तो सवाल फिर वही आता है कि आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, इसका जवाब हमारी व्यवस्था, हमारे सिस्टम की उन दरारों में छिपा है जहां से अनाज और पोषण जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही कहीं और चला जाता है। हम यहाँ 2 बड़ी वजहों पर गौर करेंगे। एक तो कृषि में कुशलता की कमी और दूसरा हमारी वितरण प्रणाली की गड़बड़ियां। तो पहली दरार तो हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर ही है। देखिए, ये बात सही है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम बहुत अनाज पैदा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसे सही तरीके से पूरी कुशलता के साथ पैदा कर रहे हैं? यहीं पर पहली बड़ी चुनौती छिपी है। ये चार्ट देखिए, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। भारत में 1 हेक्टेयर जमीन पर करीब 3000 किलोग्राम अनाज पैदा होता है। अब इसकी तुलना नॉर्थ अमेरिका से कीजिए, जहां ये आंकड़ा 7300 किलोग्राम से भी ज्यादा है, मतलब 2 गुने से भी कहीं ज्यादा। ये जो इतना बड़ा गैप है, ये दिखाता है कि हमारी खेती की क्षमता का कितना बड़ा हिस्सा हम अभी भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, कम पैदावार की इस समस्या के ऊपर से कृषि पर कुछ नए दबाव भी आ गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बढ़ता तापमान, बेमौसम बारिश, ये सब उत्पादन के लिए खतरा बन रहे हैं। और दूसरी तरफ बायोफ्यूल के लिए जमीन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे खाने की फसलों के लिए जमीन कम हो रही है। तो एक दिक्कत तो हो गई उत्पादन की, लेकिन सिस्टम की दूसरी बड़ी दरार है वितरण में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में। चलिए अब ये देखते हैं कि जो अनाज पैदा हो भी रहा है, वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जो सबसे अहम हिस्सा है, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम PDS या राशन की दुकान वाला सिस्टम भी कहते हैं। ये सरकार की एक व्यवस्था है जिसका मकसद गरीबों तक सस्ता अनाज पहुंचाना है। लेकिन असलियत में ये सिस्टम एक टपकती हुई बाल्टी जैसा है। मतलब भ्रष्टाचार और लीकेज की वजह से अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गायब हो जाता है। ऊपर से गरीबों की पहचान करने के जो तरीके हैं, वो इतने अधूरे हैं कि कई असली जरूरतमंद परिवार इस स्कीम से बाहर ही रह जाते हैं। और रही सही कसर राशन की दुकानों का कभी खुलना कभी न खुलना पूरा कर देता है, जिससे लोगों का इस पर से भरोसा ही उठ जाता है। तो सिस्टम की ये पुरानी दिक्कतें तो हैं ही, इनके साथ साथ कुछ नए सामाजिक बदलाव भी इस चुनौती को और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। जैसे कि शहरों का बेतरतीब ढंग से बढ़ना। लोग गांवों से शहरों में तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वो ऐसी बस्तियों में रहने को मजबूर है जहाँ खाने पीने की बहुत ज्यादा किल्लत है। इसी तरह जो दूर दराज के आदिवासी इलाके हैं, वहां तक तो खराब कनेक्टिविटी की वजह से सरकारी योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। और एक और दिलचस्प बात, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है, उनके खाने पीने की आदतें भी बदल रही हैं, जिससे बाजार पे एक अलग ही तरह का दबाव बन रहा है। तो इन सारी चुनौतियों को अगर एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि अब हमें भविष्य के लिए अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को फिर से सोचने की जरूरत है। अब बात सिर्फ पेट भरने की नहीं हो सकती। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि भारत के लिए अब असली चुनौती सिर्फ भोजन की उपलब्धता नहीं रह गई है। असली चुनौती है पोषण की गुणवत्ता और प्रभावी वितरण को पक्का करना। हमें अपना फोकस सिर्फ अनाज उगाने से हटाकर इस बात पर लाना होगा कि हर नागरिक तक सही पोषण कैसे पहुंचे। तो सवाल यही उठता है, आखिर कोई भी देश 1 अरब से ज्यादा लोगों को हर एक दिन खाना कैसे खिलाता है? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है। इस बहुत बड़ी चुनौती का जवाब एक कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं फूड मैनेजमेंट या खाद्य प्रबंधन। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये खाद्य प्रबंधन असल में है क्या? देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसका मकसद है फूड सिक्योरिटी को पक्का करना और बर्बादी को कम से कम करना। इसमें खेत में फसल उगाने से लेकर हमारे खाने तक हर एक स्टेप शामिल है। अच्छा, तो ये जो पूरा ढांचा है, ये कई आपस में जुड़े हुए पिलर्स पर बना है। आइए एक नजर डालते हैं कि ये हैं क्या। इसके 6 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन, मतलब फसल उगाना। फिर उस अनाज को ठीक से रखने के लिए स्टोरेज। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसे लोगों तक पहुंचाना। और फिर आता है कंजम्पशन और वेस्ट मैनेजमेंट। और इन सबको एक साथ जोड़ने का काम करती हैं सरकारी नीतियां, जो इस पूरे सिस्टम को गाइड करती हैं। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में जमीन पर यह विशाल सिस्टम काम कैसे करता है, खासकर सरकारी योजनाओं के जरिए? देखिए, सब कुछ शुरू होता है एकदम सोर्स से, फसल की पैदावार को बढ़ाना और किसानों को सुरक्षा देना। यही वो नींव है जिसपे बाकी सब कुछ टिका है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने 2 बड़ी पहलें शुरू की हैं। एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या NFSM, जो पैदावार बढ़ाने पर जोर देता है, और दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY, जो किसानों को फसल खराब होने के रिस्क से बचाता है।
फसल तैयार होने के बाद अगला सबसे बड़ा काम है उसे लोगों तक पहुंचाना, और इसके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही कुशल सप्लाई चेन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इन नीतियों और लॉजिस्टिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर इसके मानवीय पहलू पर ध्यान देते हैं। आखिर ये सिस्टम लाखों परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी कैसे पक्की करता है? इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। ये देश भर में फैली उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क है, जिन्हें हम आम भाषा में राशन की दुकानें कहते हैं। ये जरूरतमंदों को सब्सिडी वाले रेट पर अनाज मुहैया कराती हैं। अब जरा मिड डे मील स्कीम को देखिए। इसका एक नहीं बल्कि दो शानदार मकसद हैं। एक तरफ ये बच्चों को मुफ्त में पका हुआ खाना देकर उनकी सेहत सुधारती है, और दूसरी तरफ ये स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को बढ़ाती है और ड्रॉप आउट रेट को कम करती है। और जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। ये एक अकेली स्कीम भारत में 12 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को कवर करती है। ये आंकड़ा सचमुच हैरान कर देने वाला है। फिर आया साल 2013, जो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए के लागू होने के साथ फूड सिक्योरिटी अब सिर्फ एक पॉलिसी नहीं रही, ये देश की ज्यादातर आबादी के लिए एक कानूनी अधिकार बन गई। ये कानून भारत की लगभग 2/3 यानी 67% आबादी को फूड सिक्योरिटी की कानूनी गारंटी देता है, मतलब देश का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा। तो ये कानूनी हक असल में दिखता कैसा है? एनएफएसए के तहत जो लोग इसके दायरे में आते हैं उन्हें चावल सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो की बेहद सब्सिडी वाली दरों पर मिलते हैं। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? चलिए इस पूरे जटिल सिस्टम के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का खाद्य प्रबंधन सिर्फ कुछ नीतियों का कलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जीवन देने वाला लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है जो हर रोज करोड़ों लोगों की थाली तक खाना पहुंचाता है। और यही बात हमें भविष्य के एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्लाइमेट चेंज और बदलती अर्थव्यवस्था के इस दौर में फूड सिक्योरिटी की इस गारंटी को आने वाले कल के लिए कैसे बनाए रखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। तो चलिए अपनी खोजबीन की शुरुआत ठीक वहीं से करते हैं जहां से हमारा खाना आता है, यानी हमारे खेतों से। क्योंकि जानते हैं समस्या की पहली परत तो यहीं छिपी हुई है। हमारे खाने के उत्पादन की नींव पर ही दो बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। पहला तो है क्लाइमेट चेंज, बढ़ता तापमान, बेमौसम बारिश। ये सब सीधे सीधे हमारी खेती, पशुपालन और मछली पालन पर बुरा असर डाल रहे हैं। और दूसरा है बायोफ्यूल का बढ़ता इस्तेमाल, जिसकी वजह से जो जमीन खाना उगाने के काम आनी चाहिए थी वो अब दूसरे कामों में लग रही है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर अनाज की पैदावार है करीब 3000 किलो, वहीं नॉर्थ अमेरिका में ये 7300 किलो से भी ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। ये साफ साफ दिखाता है कि हम अपनी खेती की क्षमता का कितना कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अच्छा तो मान लीजिए अनाज उग भी गया, लेकिन क्या वो सही लोगों तक पहुंच भी रहा है? अब हम खेतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे सिस्टम में ही कुछ बड़ी दरारें हैं जो इस पूरी समस्या को और भी ज्यादा गहरा बना देती हैं। ये देखिए, ये है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। लेकिन इसमें कदम कदम पर दिक्कतें हैं। सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, उसे गोदामों में रखती है, फिर बांटती है, लेकिन हर स्टेप पर लीकेज है। मतलब अनाज जरूरतमंद तक पहुंचने से पहले ही कहीं और चला जाता है। और इसकी वजह सिस्टम की कमजोरी और भ्रष्टाचार। और ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान करने के जो तरीके हैं वो इतने खराब हैं कि कई बार जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवार होते हैं ना, वो ही सरकारी मदद की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये लाखों परिवारों की असली कहानी है। दिक्कत सिर्फ योजनाओं को लागू करने में नहीं है, बल्कि नीतियां बनाने के लेवल पर भी है। हमारे पास एक इंटीग्रेटेड फूड और न्यूट्रिशन पॉलिसी है ही नहीं, और अलग अलग मंत्रालयों में आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। नतीजा, अच्छी से अच्छी योजना भी जमीन पर आकर दम तोड़ देती है। तो हमने खेती और सरकारी सिस्टम की बात तो कर ली, पर कुछ और भी गहरी सामाजिक और आर्थिक वजहें हैं जो इस चुनौती को आप कह सकते हैं और भी मुश्किल बना देती हैं। चलिए अब गरीबी और आबादी के दबाव पर एक नजर डालते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देती हैं जिससे लाखों लोगों के लिए हर रोज पेट भरना एक जंग बन जाता है। तेजी से बढ़ती आबादी, बड़े पैमाने पर गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता और ऊपर से शहरों में बेतरतीब तरीके से बढ़ती झुग्गियां, ये सब खाद्य असुरक्षा को और बढ़ा देते हैं। और जानते हैं, कुछ लोगों के लिए तो समस्या सिर्फ इतनी है कि वो रहते कहाँ हैं। खराब सड़कें, कोई कनेक्टिविटी नहीं। इसकी वजह से दूर दराज में रहने वाले आदिवासी समुदाय देश की मुख्य धारा से ही कट जाते हैं। उन तक ना तो सरकारी मदद पहुंचती है और ना ही वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ पाते हैं। और आखिर में सवाल सिर्फ पेट भरने का नहीं है, सवाल ये भी है कि जो थाली सामने है उसमें है क्या। तो चलिए अब जरा पोषण और उन बाहरी झटकों को देखते हैं जो तय करते हैं कि लोगों को कैसा खाना मिल रहा है। हम एक बार फिर इस बड़े से आंकड़े पे वापस आते हैं, 19.5 करोड़। ये नंबर हमें बार बार याद दिलाता है कि सिर्फ कैलोरी मिलना या पेट भर जाना काफी नहीं है। खाने में पोषण की कमी अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक छिपी हुई चुनौती है। एक और फैक्टर है जो होता तो हमारे देश की सीमाओं से हजारों मील दूर है, लेकिन उसका सीधा असर हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचता है, और वो है दुनिया में होने वाले युद्ध और संघर्ष। देखिए, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। दुनिया में कहीं युद्ध होता है, जैसे रूस और यूक्रेन में हुआ, तो पूरी सप्लाई चेन बिगड़ जाती है।
इससे गेहूं जैसी जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और इसका सीधा बोझ किस पर पड़ता है? आम आदमी की जेब पर। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की परिभाषा ही अब बदल चुकी है। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सबके पेट भर जाएं। आज असली फूड सिक्योरिटी का मतलब है सबको पोषण से भरा खाना मिले, वो खाना आसानी से मिले और साथ ही हम जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार हों। ये कहानी है खेत से शुरू होकर हमारी थाली तक पहुंचने की। तो शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। सोचिए जरा, 1.4 अरब लोग, इतने लोगों का पेट भरना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था को चलाने की बात है, जिसमें किसान, बाजार, सरकार सब एक साथ काम करते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली कि देश के हर नागरिक के लिए भोजन उपलब्ध हो, और दूसरी उन लाखों किसानों के हितों की रक्षा करना जिनकी मेहनत से ये सब मुमकिन होता है। तो चलिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं, जो है उत्पादन बढ़ाना, मतलब ज्यादा भोजन उगाना। और हाँ, सिर्फ ज्यादा ही नहीं, बल्कि इसे और बेहतर और टिकाऊ तरीके से करना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के पास आप कह सकते हैं 3 बड़े हथियार हैं: नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार और आइसोपोम। तीनों का मकसद एक ही है, उत्पादन बढ़ाना, लेकिन हर एक का फोकस थोड़ा अलग है। सबसे पहले है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या NFSM। 2007 में शुरू हुई ये स्कीम सीधा चावल, गेहूं और दालों जैसी जरूरी फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देती है। कैसे? खेती का रकबा बढ़ाकर और प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार करके। दूसरी योजना है RKVY रफ्तार। अब ये थोड़ी अलग है। ये राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से कृषि योजनाएं बनाने की आजादी देती है, और अब इसका मुख्य ध्यान है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर फसल की कटाई से पहले और बाद में, ताकि बर्बादी कम से कम हो। लेकिन सिर्फ ज्यादा उगाना ही काफी नहीं है ना? एक और बड़ा मकसद है आत्मनिर्भर बनना, खासकर उन चीजों में जिन्हें हमें काफी हद तक इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि खाना पकाने का तेल और दालें। और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैदान में उतरती है आइसोपोम योजना। इसका पूरा फोकस ही तिलहन और दालों का उत्पादन बढ़ाने पर है, ताकि हम इन जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। पर जाहिर है ये सारी योजनाएं, ये सारी मेहनत एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरी है। खेती के लिए सबसे जरूरी चीज पानी। सिंचाई के बिना बेहतर कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस दिशा में काम हुआ भी है। ये आंकड़ा देखिए, 53%। 2016 से 2021 के बीच सिंचित कृषि भूमि का हिस्सा बढ़कर 53% तक पहुंच गया। ये कृषि की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। ठीक है, तो उत्पादन की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं है। हमारे किसान। उन्हें हर कदम पर कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, किसान की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? मौसम, एक बाढ़, एक सूखा या कीड़ों का हमला, और महीनों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकती है। तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करके किसानों की आमदनी को सुरक्षित रखता है। चलिए मान लेते हैं कि फसल अच्छी हो गई, मौसम ने भी साथ दिया, पर क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, बाजार में अपनी उपज का सही दाम पाना। और इसी प्रॉब्लम का एक डिजिटल सोल्यूशन है ENAM, माने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश भर की मंडियों को एक दूसरे से जोड़ता है, ताकि व्यापार में पारदर्शिता आए और किसानों को बेहतर दाम मिल सके। तो अब तक हमने देख लिया कि फसल कैसे उगाई जाती है और किसानों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आते हैं पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, ये पक्का करना कि जो भोजन उगाया गया है वो हर जरूरतमंद तक पहुंचे और वो पौष्टिक भी हो। और इस पूरे सिस्टम की नींव है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये कोई स्कीम नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कानून है। ये देश के एक बड़े हिस्से को सब्सिडी पर अनाज पाने का कानूनी हक देता है। ये कोई खैरात नहीं, बल्कि एक अधिकार है। और ये हक कितने लोगों को मिलता है? 80 करोड़, मतलब देश की लगभग 2/3 आबादी इसके दायरे में आती है। ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा काम होता कैसे है? इसके लिए एक पूरा नेटवर्क काम करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, स्कूलों में मिड डे मील स्कीम, आंगनवाड़ी सेवाएं और फूड फोर्टिफिकेशन, ये सब मिलकर इस कानून को जमीन पर उतारते हैं। और ये सभी प्रोग्राम्स बहुत ही टारगेटेड तरीके से काम करते हैं। जैसे एक तरफ PM पोषण योजना है, जो स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से लड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, जो माँ और छोटे बच्चों में छिपी हुई भूख यानी जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करती हैं। और इन सब के बीच जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यानी PDS, वो तो सचमुच एक लाइफलाइन है। ये गरीब परिवारों को बाजार में अनाज की बढ़ती कीमतों के झटकों से बचाता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है। तो अब अगर हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये सब अलग अलग योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े एकीकृत समाधान का हिस्सा हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी रणनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
पहला कदम टेक्नोलॉजी और सपोर्ट से उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा कदम बीमा और सही बाजार देकर किसानों की आमदनी को सुरक्षित करना, और तीसरा और आखिरी कदम उस भोजन को हर नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना। तो सवाल ये है कि दुनिया इस भूख की समस्या से लड़ती कैसे है? आखिर कौन है वो संगठन जो जमीन पर काम कर रहे हैं, और सबसे जरूरी वो ये सब करते कैसे हैं? ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है और चलिए आज मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आखिर सिस्टम क्या बना हुआ है। देखिए, भूख कोई सीधी सादी समस्या तो है नहीं, ये एक बहुत ही जटिल एक ग्लोबल इशू है, और इसी वजह से पिछले कई दशकों में पूरी दुनिया ने मिलकर फूड सिक्योरिटी पक्की करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का एक पूरा का पूरा ढांचा, एक आर्किटेक्चर खड़ा किया है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद के समय में वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया एक नए सिरे से खुद को बना रही थी। उस युद्ध के बाद ना दुनिया में एक दूसरे का साथ देने की, ग्लोबल कॉपरेशन की एक नई लहर सी आई, और ठीक उसी दौर में 1944 में वर्ल्ड बैंक बना, और उसके ठीक एक साल बाद 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO। ये दोनों ही इस पूरे सिस्टम के कह सकते हैं सबसे पहले और सबसे मजबूत पिलर्स थे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, इसका मेन काम पैसों से जुड़ा है। वर्ल्ड बैंक जो 1944 में बना था, दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इसे ऐसे समझिए कि ये इस पूरी ग्लोबल लड़ाई का एक तरह से फाइनेंशियल इंजन है जो पैसे की ताकत देता है। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पिलर पर। नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पर हम सब इसे शॉर्ट में FAO के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो 1945 में बनी ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, और इसका एक ही मकसद है, भूख, फूड इनसिक्योरिटी और कुपोषण को जड़ से खत्म करना। मतलब ये जमीन पर पॉलिसी बनाने, डेटा इकट्ठा करने और जानकारी को सबके साथ शेयर करने का काम करता है। लेकिन देखिए, वक्त के साथ साथ भूख से जुड़ी चुनौतियां भी बदलती गईं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गईं। तो जैसे जैसे दुनिया की समझ बढ़ी, इस सिस्टम को भी बदलना पड़ा, इसे भी इवॉल्व होना पड़ा, और इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए जाहिर है नई एजेंसियों की जरूरत पड़ी। और इसी जरूरत में से निकलकर आया एक और बहुत ही अहम संगठन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे हम सब WFP कहते हैं। WFP जो 1961 में बना, ये UN की वो एजेंसी है जो इमरजेंसी में सबसे पहले एक्शन में आती है। मान लीजिए कहीं युद्ध छिड़ गया, सूखा पड़ गया, या कोई और नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो WFP ही वो एजेंसी है जो सीधे ग्राउंड पर उतरकर लोगों तक खाना पहुंचाती है, और यही इसे FAO से अलग बनाता है। WFP का फोकस डायरेक्ट एक्शन पर होता है। अच्छा, अब फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी या खाना पहुंचाना ही नहीं होता। इसका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट से भी है, और बस यहीं पर एंट्री होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, यानी UNEP की। यूनेप का बनना 1972 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब ये माना गया कि अगर हमारा पर्यावरण ही हेल्दी नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी तो भूल ही जाइए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज, जमीन का बंजर होना, पानी की कमी, इन जैसे मुद्दों पर काम करती है जो सीधे सीधे हमारी फसल उगाने की क्षमता पर असर डालते हैं। चलिए अब एक ऐसे संगठन की बात करते हैं जो भूख की समस्या की बिल्कुल जड़ों पर काम करता है। इसका नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या IFAD। इफाड बना था 1977 में, और इसका पूरा फोकस खास तौर पर गांवों की गरीबी को कम करने पर है। ये एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के जरिए छोटे किसानों और रूरल कम्युनिटीज को मजबूत बनाने का काम करता है। मकसद ये है कि वो लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें और गरीबी के उस जाल से बाहर निकल पाएं। तो अब तक हमने इन सभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को देख लिया, सबके अपने अपने काम हैं, पर असली सवाल तो ये है कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक टीम की तरह कैसे काम करता है। तो एक बार फटाफट से सब देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक पैसों का इंतजाम करता है, FAO पॉलिसी और इन्फॉर्मेशन देता है, WFP इमरजेंसी में खाना पहुंचाता है, UNEP हमारे पर्यावरण का ध्यान रखता है, और IFAD गांवों में गरीबी से लड़ता है। मतलब काम सबके अलग अलग है, पर मंजिल एक ही है। ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आगे का रास्ता क्या दिखता है? इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का एक कलेक्टिव मिशन क्या है, और इससे हम भविष्य के बारे में क्या समझ सकते हैं? देखिए, ये सभी संगठन मिलकर एक मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं। इनका मकसद सिर्फ इमरजेंसी में मदद पहुंचाना भर नहीं है। असली लक्ष्य तो दुनिया से भूख को पूरी तरह खत्म करना है, और साथ ही एग्रीकल्चर को डेवलप करके एक ऐसी फूड सिक्योरिटी बनाना है जो लंबे समय तक चले, जो सस्टेनेबल हो। जो खाना हम खाते हैं वो बस एक जरूरत है या फिर हमारा हक है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे भोजन के अधिकार को। ये एक ऐसा वादा है जो हर नागरिक से किया गया है और जिसे कानून का सहारा भी है। तो सवाल यही है, क्या भोजन पाना सिर्फ हमारी एक जरूरत है या ये एक कानूनी अधिकार भी है? ये सवाल बस एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी बातचीत की नींव है, और इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये भोजन का अधिकार आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ पेट भरने या 2 वक्त की रोटी की बात नहीं है,
नहीं नहीं, इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी बात है। असल में ये एक मौलिक मानव अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हर एक इंसान को एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीने के लिए भरपूर, सेफ और पौष्टिक खाना पाने का हक है। अब इसमें 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। भोजन पर्याप्त हो, सुरक्षित हो और पौष्टिक भी हो। अच्छा, तो ये जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है। ये दशकों से, मतलब कई सालों से पूरी दुनिया में माना जाता रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये विचार पूरी दुनिया में फैला और इसे इतनी मान्यता मिली। इसकी कहानी शुरू होती है 1948 से, जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई। फिर 1966 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसने इसे और भी मजबूत बना दिया। और आज की तारीख में तो FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े संगठन हैं जो इसे दुनिया भर में लागू करवाने में जुटे हुए हैं। ये देखिए, 1948 की उस घोषणा में साफ साफ लिखा था, आर्टिकल 25 में, कि हर किसी को एक अच्छे जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन भी शामिल है। तो समझिए, यही इस अधिकार का सबसे पहला और मजबूत आधार बना। तो ये तो हो गई दुनिया की बात। अब आते हैं अपने देश पर, भारत में। ये जो ग्लोबल वादा था, ये हमारे देश में एक राष्ट्रीय कानून कैसे बना? इसकी कहानी भी, यकीन मानिए, बहुत दिलचस्प है। भारत में इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2001 में। एक केस था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि भोजन का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। अब यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं, बल्कि इज्जत से जीने का अधिकार है। और बस इसी एक फैसले ने भोजन को एक जरूरत से सीधा एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। मतलब अब ये सरकार की जिम्मेदारी बन गई कि कोई भी नागरिक भूख से न मरे। सोचिए कितना बड़ा और कितना जरूरी कदम था ये। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये संवैधानिक अधिकार तो बन गया, पर इसे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया कैसे गया? मतलब कोर्ट के फैसले के बाद जमीन पर क्या हुआ? तो इसका जवाब मिला हमें 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रूप में। इस कानून ने पता है क्या किया? इसने देश की लगभग 2/3, जी हां 2/3 आबादी को सब्सिडी पर अनाज पाने का कानूनी हक दे दिया। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा स्केल था। करोड़ों लोग इसके दायरे में आ गए। ठीक है, तो कानून तो बन गया, लेकिन ये अधिकार असल में लोगों तक पहुंचता कैसे है? चलिए अब इस सफर को समझते हैं, कानून से थाली तक के इस सफर को। तो देखिए, सरकार इसके लिए मेनली 3 बड़ी योजनाओं का इस्तेमाल करती है। पहली है PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे राशन की दुकानों से सस्ता अनाज मिलता है। दूसरी है स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील स्कीम, जो बच्चों के पोषण का ध्यान रखती है। और तीसरी है आंगनवाड़ी सेवाएं, जो छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचती हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। पहली बात, भोजन का अधिकार एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। दूसरी, इसे इंटरनेशनल लॉ में भी जगह मिली है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार से जोड़ा। और चौथी बात, 2013 का कानून देश की बहुत बड़ी आबादी को यह हक देता है, जिसे PDS, मिड डे मील और आंगनवाड़ी के जरिए लागू किया जाता है। और आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। कानून तो बन चुका है, सिस्टम भी है, पर क्या यह अधिकार सच में हर जरूरतमंद की थाली तक पहुंच पाया है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।